1 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, वो आज का जो जो क्वेश्चन है वो है जून का क्वेश्चन, 2023 शिफ्ट 1। ठीक है, बोले तुमको पता है कि मैं बोलूँ? चलो फिर मैं आज से 1 नंबर का आंसर बताओ। Women the following the political equality, therefore is never real unless it is accompanied by virtual economics, political equality, political ये कौन बोलता? कितना नंबर देबा? 1 नंबर आज बड़ा कर देते हैं। देख रहा ऑप्शन नंबर 2। हाँ सही है, लास्ट ठीक है। ठीक है, लास्ट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्या सही नहीं है ना? ऑप्शन नंबर 2। बोलो लक्ष्मी। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन 2। हाँ चलो मैं बता रही हूँ। कौन सा रिलेटेड नहीं? ठीक है, बोल रहे कि इसको स्टार्ट किसने किया था, इनिशिएट किसने किया था? तो जो इनिशिएट है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, भागीदारी अप्रोच। ठीक है, बोल रहे कि ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नहीं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है बताओ तो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? तो हाँ, पंचायत राज वालों को। और पंचायत ग्रास रूट टाइप का। हाँ, ग्रास रूट। हाँ, तो अगर इसको हम लोग बोले तो बॉटम अप, सॉरी बॉटम अप ना, बॉटम अप। ठीक है, 1 मिनट लिखने। बॉटम अप होता है ना, लेकिन जो नहीं, टॉप डाउन हो नहीं, जो ट्रेडिशनल मॉडल था उसको हम बोलते हैं कि इट इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल मॉडल द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो बोला ट्रेडिशनल वाला, ये टॉप डाउन होता है। लेकिन जो भागदारी ये बोला जो पुराना वाला था वो टॉप डाउन है, लेकिन अभी वाला जो तुम्हारा ये वाला है ना, ये बॉटम अप अप्रोच है, भागदारी अप्रोच। तो इस वजह से सी नंबर गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 इस वजह से गलत हो गया कि भागीदारी जो अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच है, जहाँ पे सिटीजन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इम्प्लीमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सिविल सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा, लोगों को भी पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि ये तो नीचे से है। लेकिन जो ट्रेडिशनल था पहले वाला,
वो टॉप डाउन था, पंचायत राज नहीं आएगा, सॉरी। बोला ट्रेडिशनल लोकल सेल्फ गवर्नेंस किस टाइप का था, तो टॉप डाउन, और ये है बॉटम अप अप्रोच, तो इसीलिए सी गलत हो गया। इसमें इंक्लूडेड वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब इंक्लूड है, ठीक है। बोला इसमें डायरेक्ट सिटीजन इन्वॉल्व होंगे, ये सब, इस वजह से बी जो है तुम्हारा गलत है। और ये बताओ क्वेश्चन नंबर सी बोलो। Option number 1. लक्ष्मी बोलो। मैं बोलूं, लॉक का एक बुक है, बुक का नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना, जॉन लॉक, ये तो पढ़ाऊंगी आज। जॉन लॉक का बुक है, ठीक है, जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बुक 1689 की है, और इस बुक में जॉन लॉक क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर को। टू ट्रीटीज है ना, तो टू ट्रीटीज में देखो, ये जो टू ट्रीटीज है ना, ये जो टू ट्रीटीज है, तो टू ट्रीटीज से निकलता है दो बंदूक, दो गोली, ठीक है ना। एक गोली से वो हॉब्स को मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और एक गोली से तुम्हारा पहले फिल्मर को करते हैं। फर्स्ट ट्रीटीज में पहले तो वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, एक गोली से वो फिल्मर को मार कर देते हैं। नहीं, फिल्मर फिल्मर को मारते, बैरल का मतलब क्या, गन से गोली निकलना, ठीक है ना। एक गोली से वो फिल्मर को मारते हैं और दूसरी गोली से वो हॉब्स को मारते हैं। और यहाँ पे तुमको जो बोला ना बैरियर, तो ये कोई गोली सचमुच नहीं मार रहा, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। तो वही बात बोला कि लॉक का जो टू ट्रीटीज है, लॉक का जो ट्रीटीज है वो एक गन है, ठीक है, इसमें से दो गोली निकलेगा, एक गोली से वो फिल्मर को मारेगा, दूसरे से वो हॉब्स को मारेगा, ये बिल्कुल सही है। एक नंबर, it is the true that Locke full realized that for the full establishment of the new theory state, जैसे हॉब्स जो था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो थ्योरी देता है, बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग होंगे वो वार करेंगे, वार ऑल अगेंस्ट ऑल होगा, है ना, लोग नास्टी होंगे, ब्रिटिश होंगे, ये बोलता है हॉब्स। लॉक बोलता है ये थ्योरी को चेंज करना पड़ेगा। फिर फिल्मर भी क्या बोलता है, पेट्रियार्की को प्रमोट करता है। इन सबको ही लॉक बोलता है कि चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इस बात को रियलाइज करता है कि अब हम लोगों को स्टेट की न्यू थ्योरी लानी होगी, ठीक है ना। और फिल्मर और हॉब्स दोनों की थ्योरी को रिफ्यूट करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये बोलते हैं, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों में ए, ठीक है। नैन्सी सोमेकर किस चीज के बारे में, मतलब यहाँ पे बोला है कि क्लोनियलिज्म कौन सा टाइप्स ऑफ क्लास, कौन सा क्लोनियलिज्म के टाइप्स को नैन्सी सोमेकर जो है नहीं देती। Option 4. ऑप्शन 4 बोल रही हो ना, ठीक है, बोलो ये। 4 बिल्कुल, हाँ देखो, वो सबके बारे में बोलते हैं, लेकिन वो इसके बारे में नहीं बोलते हैं, और कल्चरल के बारे में, कल्चरल क्लोनियलिज्म के बारे में नहीं बोलते हैं। मैं ये वाला पढ़ाऊंगी, टाइम मिलेगा, ठीक है, ऐसे याद करना क्वेश्चन को, कि नैन्सी सोमेकर जो है वो ना कल्चर क्लोनियलिज्म के बारे में नहीं बोलते। अच्छा, क्लोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो जो लोग
जाकर क्या करते हैं, बता रहे देखो। क्लोनलिज्म कहाँ है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर ग्रुप, ठीक है, जाके दूसरे कंट्री में अपना कंट्रोल कर लेता है वहाँ के लोगों को किसी न किसी तरीके से, ठीक है, या तो मोटिवेशन करके या तुम्हारा ट्रेड के थ्रू वहाँ पे कंट्रोल कर लेता अपना, तो इसको ही बोला जाता है तुम्हारा क्लोनियलिज्म। और नैन्सी सूमेकर जो है उन्होंने 12 टाइप की क्लोनियलिज्म के बारे में बोला था, लेकिन उन्होंने कल्चर क्लोनियलिज्म के बारे में नहीं बोला था, ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्टिव क्लोनियलिज्म, ट्रेड क्लोनियलिज्म, ठीक है, लीगल क्लोनियलिज्म, और भी देखते क्या क्या बारे में बोलेंगे। इन्होंने 12 क्लोनियलिज्म मतलब टैप्स बताते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोनियलिज्म कि क्लोनियलिज्म कितने टैप है। तो एक्सट्रैक्टिव क्लोनियलिज्म इन्होंने बोला है, ट्रेड मतलब लोग ट्रेड के थ्रू भी जाके कंट्रोल कर लेते हैं, लीगल क्लोनियलिज्म। उसके बाद एक आता है शेल्टर क्लोनियलिज्म, ठीक है, उसके बाद आता है और भी बहुत सारा है, ये सब तुम्हारा क्लोनियलिज्म का टैप है। लेकिन इनमें से कौन किसके बारे में वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो कल्चरल के बारे में वो डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है, कौन, नैन्सी सूमेकर, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो प्लांटर भी है, क्लोनियलिज्म का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। ट्रेड तो मैं बोली, लीगल, ट्रांसपोर्ट क्लोनियलिज्म, पूरा इन्होंने 12 क्लासिफिकेशन किया था क्लोनियलिज्म का, ठीक है। इम्पीरियल पावर क्लोनियलिज्म, लीगल तो हो ही गया, रॉक क्लोनियलिज्म, ठीक है, मिशनरी क्लोनियलिज्म, फिर बोलते हैं रोमांटिक क्लोनियलिज्म, एक हुआ देखो तो तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ही हुआ और कोई एक भी नहीं है। इम्पीरियल पावर होता है, ट्रांसपोर्ट तो मैंने लिख दिया, ट्रेड भी लिख हो गया, प्लांटर क्या था, मैं से 3 दिन का लगा, क्या क्या था, एक्सट्रैक्टिव, ट्रेड क्लोनियलिज्म, ट्रांसपोर्ट में लिख दी और भी लिखी, इम्पीरियल पावर होता है, एक होता है इम्पीरियल पावर क्लोनियलिज्म। फिर भी तुम्हारा 2 बज गए ना, 2 बजे तो बजे। एक था लीगल क्लोनियलिज्म, लीगल तो लिखा, चल रहा तो एक और मेरे माइंड से निकल रहा, रुक जाओ, एक नहीं दो, दो और चाहिए, 2 और चाहिए, ठीक है, तुमको उतने याद कर लो, 2 निकल गया। फिल्टर क्लोनियलिज्म, प्लांटर, ट्रांसपोर्ट क्लोनियलिज्म, रॉक क्लोनियलिज्म, मिशनरी क्लोनियलिज्म, रोमांटिक क्लोनियलिज्म, इम्पीरियल पावर क्लोनियलिज्म और एक्सट्रैक्टिव क्लोनियलिज्म, ट्रेड क्लोनियलिज्म, लीगल क्लोनियलिज्म। ये 12 क्लोनियलिज्म के बारे में नैन्सी सूमेकर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस में बताना है, Option 1. बोलो आंसर। Option 1. हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 1, ठीक है, जिसका आंसर सही हो रहा है उसको मैं पास कर दूंगी। चलो ये बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, ये वाले पढ़ाए थे ना, पार्टीज ऑफ प्लेसर ग्रुप, इकन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, फ्रैगमेंट इन द कॉल्यूशन डोमिनेंट इंटरेस्ट। अच्छा ये नहीं बनाए थे, बट ये दो Option number 2. बोले थे लक्ष्मी तुमको,
तुम भी बता लोगे। Okay, option 2. हाँ, क्योंकि रजनी को था ये पता ना पार्टी ऑफ द Option 2. प्लेस। हाँ बिल्कुल, सी का 1 हो गया, सी का 1 से ये तुम्हारा आंसर बन जा रहा है ना। फिर भी दे फ्रेगमेंटेशन इन द कोलिशन डोमिनेशन इंटरेस्ट जो है तुम्हारा ए का 2 हो जाएगा। पन्नब वर्धन पढ़ाया हुआ है, बुक है इनका। सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, सुमित्रा मित्रा एंड जीवंता स्कॉटली और स्कॉटली के बाद सी का 1 हो गया, डी का 4 हो गया, कंचन चंद्रा। ये सब ना एकदम छोटा ही छोटा, अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाती भी ना कॉम्पिटेटिव में, तो बस यही बात था कि सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम किसने दिया, एथनिक पार्टीज किसने दिया। तो ये सब क्वेश्चंस में तुम लोग याद कर लेना। कंचन चंद्रा ने दिया एथनिक पार्टीज, सेकंड डोमिनेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फिर तुम लोग पढ़ती तो हौच पौच हो जाता। जैसे ये पता है तुमको कि पार्टी ऑफ प्रेस रजनी गोथारी, फ्रेगमेंटेशन इन द कॉल्यूशन डोमिनेशन पन्नब वर्धन का बुक। वहां पे मैं अगर आती तो तुम लोग का माइंड थोड़ा सा हर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ पे तुम लोग याद करना कि सेकंड डोमिनेंट पार्टी किसका है, किसका है, सुमित्रा मित्रा का है। सुमित्रा मित्रा ये एग्जाम में आता है, ये है भी कॉम्पिटेटिव में, ये बल्कि यूनिट 8 में सुमित्रा मित्रा यूनिट 8 में है। जीवंता स्कॉटली और एथनिक पार्टीज कंचन चंद्रा ये भी है। और ये हैजबर्ग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं पढ़ाई हूँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। चल जल्दी से सॉल्व कर लो तुम लोग, फॉरनली सॉल्व कर लो। Option 3. ऑप्शन 3 ठीक है, बोलो लक्ष्मी। ये क्वेश्चन तुम्हें कराई थी ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैजबर्ग की थ्योरी। ठीक है, भूल गई हो क्या, मैं बताऊं? ठीक है, मैं बता दूँ। ठीक, देखो मैं बोली थी कि जॉब में 2 तरह का होता है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाला मांग रहा है। सेटिस्फेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, तुम्हें तुम लोग को पढ़ाई भी थी जाके, लक्ष्मी तुम ये देखना कि जॉब एक होता है जॉब डिससेटिस्फेक्शन और एक होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, 2 तरीका से होता है। तो ये बोला जॉब सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन वाला में क्या था, सेटिस्फेक्शन यानी मोटिवेशन, यानी तुमको हो सके अचीवमेंट मिला होगा, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन एक में काम से रिकॉग्नाइज किया गया होगा। हालांकि इसमें मुझे समझाने में टाइम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कि ये मैं बहुत बार करवाई हूँ अच्छे से। ठीक है, द वर्क इट सेल्फ, उनको काम दिया होगा खुद से करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, इसलिए उनको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, उनका एडवांसमेंट एंड ग्रोथ हुआ होगा, एडवांसमेंट एडवांसमेंट और ग्रोथ हुआ होगा कंपनी के अंदर, GROWT। ठीक है ना, तो भाई देख लो क्या क्या आएगा, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ABC, आरती का आंसर सही था। बाकी डिससेटिस्फेक्शन में क्या आएगा तुम्हारा, डिससेटिस्फेक्शन जॉब में, डिससेटिस्फेक्शन जॉब में क्या आएगा तुम्हारा, सैलरी नहीं पसंद होगी, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा काम करने में, कंपनी की पॉलिसी पसंद नहीं होगी, ठीक है, वर्किंग कंडीशन नहीं पसंद होगी, इसलिए वो डिससेटिस्फाई है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं दिया होगा, कलीग से लड़ाई चलता होगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब है तुम्हारा, इंटरपर्सनल रिलेशन ठीक नहीं होगा, पेयर से रिलेशन, वो उनके जो कलीग उनसे दोस्ती ठीक नहीं है, मैनेजमेंट से दोस्ती नहीं है, इसलिए डिससेटिस्फाई है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ाए हो, तो पब्लिक मैनेजमेंट का इनकरेक्ट क्या है, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। Option number 4. Option 4. हाँ बिल्कुल, देखो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं, गलत है, ड्यूब्रोक्रेटाइजेशन हो गया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था तो ब्यूरोक्रेटिक हट गया था। तो क्या बोल रहा है कि एट्रीब्यूट लाइक रॉ ब्यूरोक्रेटिक पावर, इंटरनेशनलाइजेशन एंड कंसर्न, यही तो तुम्हारा गलत वर्ड। ठीक है, सारा ये करवा रहा हुआ है क्या, नहीं नहीं, तो देख लो
नॉट ए कॉन्सेप्ट विद द माइनॉरिटी राइट। माइनॉरिटी राइट से कौन नहीं जुड़ा हुआ? Option 3. आगे option 3. कैसे ऑप्शन 3 होगा? सी और डी बोल रही है ना। ये तो एक एक नंबर माइनॉरिटी राइट। माइनॉरिटी इंडिया में कौन कौन है? मुस्लिम्स, सिख, तो इनके लिए कुछ अगर बन रहा तो वो माइनॉरिटी राइट हुआ ना। नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कैसे होगा? ऑप्शन 1 भी नहीं, मैं बता रही हूँ। ये तो हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 1 नहीं होगा, इसमें डी होगा, ठीक है, एबीसी होगा। कराची सेशन भी नहीं होगा, कराची रेजोल्यूशन भी नहीं होगा। मुस्लिम्स विमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रिपल तलाक बिल 2018 में आया था, ये है मुस्लिम माइनॉरिटी राइट, ठीक है। लेकिन ये तीन नहीं है, क्योंकि इस तरह का कुछ है ही नहीं। और ये तो कराची सेशन में थोड़ा फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट किया गया था। नेहरू का रेजोल्यूशन, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम लोग इसका आंसर बताओ। क्या करेक्ट पूछ रहा ना, क्या करेक्ट, तो जो एक करेक्ट नहीं उसको हटा दो, आंसर हो जाएगा। पहले आता है बिहेवियरलिज्म, उसके बाद आता है पोस्ट बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 2 ए और डी आरसी। डी कैसे होगा आरसी? पोस्ट बिहेवियरलिज्म, है ना। हाँ पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्वांटिफिकेशन कहाँ आएगा? वो तो ये तो है ना। हाँ ये हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 4. ये तो तुम्हारा इसका ना फीचर है बिहेवियरलिज्म का ना, टेक्निक्स क्वांटिफिकेशन, जो मैं पढ़ाई थी कि बिहेवियरलिज्म में 8 फीचर्स हैं, टेक्निक्स, रेगुलेटरी, क्वांटिफिकेशन, ये तो साफ साफ उसका फीचर लिखा हुआ है बिहेवियरलिज्म का, क्वांटिफिकेशन एंड टेक्निक, जो मैं 8 फीचर्स पढ़ाए थे। टेक्निक से क्वांटिफिकेशन एक बिहेवियरलिज्म का है, बस इसको हटा दो ना, आंसर बन जाएगा ये भी। अरेंज करो ये क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर 3. हाँ सही है, बोलो लक्ष्मी। आगे ऑप्शन 3. अच्छा ठीक है, यार याद है शक्ति समिति का हाँ. क्या 1886. कितना आरसी? 1886. ठीक है, याद है, किसी पब्लिक पॉलिसी में तो ये सब कराएंगे। ये बताओ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ द फैशन अमंग द पॉलिटिकल थिंकर। बोले कि क्वेश्चन बताती हूँ, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको लेकर एक बात करने का फैशन बन गया पॉलिटिकल थिंकर के लिए, ये कौन बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 2. हाँ लक्ष्मी, तुमको ये आंसर नहीं पता, याद कर लेना इसे। वैन गोनिस्ट्रेन बोलते हैं। हैबरमास तो होंगे नहीं, क्रिटिकल थ्योरी का ग्लास प्रॉन भी होंगे, ये होगा, ठीक है। Three part of typology of the theories globalization developed by the Held and McGrew include flowing। देखो ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स बोल दो, क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या डेवलप किया है? हाइपर ग्लोबलिस्ट हो गया, टिक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट हो गया, एबीडी होगा। क्योंकि सी जो तुम्हारा है ये तो डिसएडवांटेज किया है ग्लोबलाइजेशन के वहाँ आने से, कल्चर तो ब्लर हो गया, कल्चर तो नहीं होगा।
कि ग्लोबलाइजेशन के आने से कल्चर मतलब और भी कल्चर हुआ नहीं, बल्कि कल्चरल तो तुम्हारा ब्लर हो रहा है, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे कि पहले जो तुम्हारा था कि लोग इंडियन खाना को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज का क्या है, ये ज़्यादातर वो लोग वेस्टर्न फूड को प्रेफर करते हैं। वो एक तरह का कल्चर ही है। फेस्टिवल में भी देखो, इस तरह से कल्चर का तो डिसएडवांटेज है। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, हाइपर ग्लोबल हो गया है, स्टैटिक हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये सब फीचर्स होगा। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से कौन कौन है? Option 4. बोलो लक्ष्मी। हम लोग पहले रॉबर्ट डल को हटाएंगे, जो कि तुम्हारा ये मॉडर्न थिंकर है। ये भी जब हम लोग ऑर्थन बेंटली और इरिक कहाँ गया, रॉबर्ट डल को हटाएंगे तो आंसर हो जाएगा ए बी। ई भी हट गया तुम्हारा और सी भी हटा, हाँ तो ए बी डी आंसर हो गया, ए बी डी। ठीक है, और ये पढ़ाया हुआ है टॉपिक में तुम लोगों का। ट्रेडिशनल थ्योरी या नॉर्मेटिव थ्योरी से पूछे तो हो जाएगा, ये मैं पढ़ाई भी थी कि जॉबनेल, इरविक वॉगेलिन और यर्वेस सैमन, ये लोग ट्रेडिशनल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। तुमको बहुत इजी, तुम ऐसे भी क्वेश्चन पकड़ लेती हो। रॉबर्ट डल जो है ये मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच से बिलोंग करते हैं, और थिन बेंटली भी, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं पढ़ाई थी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। Option number 3. हाँ बिल्कुल, जो ज्यादा काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट बास्टर। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हाँ ये मच है ना। चिगलर जो होता है वो क्या होता है, वो कम काम करता है। स्कॉलर जो होता है वो कंप्लेन कर देंगे, अपने ही कली का क्या करता है, सुपीरियर से जाकर चुगली कर देता है। इंस्पेक्टर जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन वगैरह करता है। इनमें से कौन कौन ऐसा टूल है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर? Option 3. ठीक है, सिस्टम का सही होगा सारा ही, नहीं सारा नहीं, ई नहीं होगा। सिविल सर्विस कोड पे, स्टाफ एजेंसी पे, बजट पर, ऑर्डिनेंस पे तो नहीं होगा। ट्वीट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, इसके ठीक है, ये मैं पढ़ाई थी तुमको अभी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में वैसे नहीं पढ़ाई कि लॉ इज द कमांड ऑफ द पर्सन। Option 1. ऑप्शन 1. ऑप्शन ए बोली ना, डिकाइव ना। हाँ, हाँ अभी ये मैं उसी दिन क्लास में कराई हूँ, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। देख लो, निकोलस हेनरी का इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन पढ़ाई थी, तो निकोलस हेनरी का भी पढ़ाई थी। तो ये तो याद ही होगा, 18 का आंसर था। पहले क्या आएगा, फिर पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? 3 नंबर। बोलो सुषमा। हाँ, 3 नंबर। हाँ मैं पढ़ाई थी कि पहले पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बिल्कुल वही वाला इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही है, लेकिन फर्क ये तीन है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रूसो के क्लास में ये वाला पढ़ाई थी कि रूसो बोलता है इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, तो कौन कौन सी बता दो। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द इक्वालिटी बोलता है रूसो दो तरह की होती है, उसी में क्लास में पूछी भी थी और तुम लोग बोली भी थी। Option 4. बोलो लक्ष्मी। हाँ, तो option 4 कीजिए। हाँ, नेचुरल इनइक्वालिटी और तुम्हारा कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं बता भी थी कि नेचुरल इनइक्वालिटी तो बर्थ से होती है, जैसे कोई कोई होता है लंबा पतला गोरा, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी खुद से बन जाती है। ठीक है, टोटल लिखा हुआ है, क्वेश्चंस गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पे
इसको मैं कल लाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये कर गया, इतना क्या कुछ और लिख गया, ये कर रामाबाई के बारे में पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन 1। चलो ये 21 आया, ऑप्शन 1 तुम्हारा इसका। ऑप्शन 2 2 हाँ नंबर। 2 नंबर। ये देखो सुषमा लक्ष्मी, ये क्वेश्चन क्राई ऑफ इंडिया व्यू में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा गया ओरिजिनली, क्योंकि मैं तुम्हें वो पढ़ाई थी कि रामाबाई लिखी है, लेकिन कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ ये मेंशन नहीं, कब लिखा गया ये भी मेंशन नहीं, तो इस वजह से ये गलत, बाकी सब सही। हाई कास्ट इंडी वुमेन, मुक्ति प्रयाग बिल लिखती है ना, और केसरी हिंद का टाइटल भी मिलता है 1990 में, तो BCD होगा, ठीक है। सावरकर, ये अभी उस दिन क्लास में कराई कि सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट कौन सा ईयर में बनते हैं, 37। कब 1937 में, कब से कब तक, ऑप्शन 2 कब से कब तक आरती, 43 तक। 43 तक मन के बाद। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा, ऑप्शन 1 1 नंबर। हाँ मैं बता देती हूँ, हो सके तो इसको लक्ष्मी को ना बताओ। बेंजामिन कंसेंसस में हुआ था इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट में, तो क्या बात हुआ था, चाइना का मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चाइना बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, उसी के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। एवरी सोसाइटी, अच्छा हु अमंग द फ्लोइंग, किसने कहा कि एवरी सोसाइटी गेट इनकम्बेंट विद व्हाट इज द ट्राइबल विद डेड वुड फ्रॉम द पास्ट विद व्हाट इज द पॉजिटिवली प्रिजर्व, ये किसने बोला? जॉन डेवी। हाँ जॉन डेवी का, ये सब कोई याद कर लेना, वैसे ये सब रिपीट नहीं होता, मतलब मोस्टली तो नहीं होता, रेयर हो सकता है, ये बात, ये प्रॉब्लम होगा थोड़ा, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर डी होगा। एक का 2 पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफिकल एनालिसिस वी डाइक, सी का 1 पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ द एक्शन जॉन जी गुनेल, और सी का 4 अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बर्नार्ड क्रीक, डी का 3 सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ये याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? अच्छा ये मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को कॉम्परेटिव में, चलो बताओ, स्टेज बताओ, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी, ये पढ़ाया हुआ है, हाँ दी ऑप्शन 1। हाँ। ऑप्शन 1 में पहले क्या आएगा तुम्हारा, प्री टेक ऑफ स्टेज, लास्ट में मास हाई कंसेप्शन आ जाएगा, है ना। ये तो पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको पार कर रही हूँ, पढ़ा हुआ है तुम लोग का, मैं पढ़ाई कॉम्पिटेटिव। 27 नंबर क्वेश्चन था, सागर पंचायत। बोलो। पता नहीं है। हाँ ये तो सही है, मैं बता देती हूँ, हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, नहीं सॉरी, इंडियन ओशन डी एसोसिएशन बोला जाता है, और ये जो जुड़ी हुई है ना, ये सागर पंचायत से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं पढ़ाई थी, एक तरीके से ये नहीं मालूम, ये तो नहीं होगा, सागर पंचायत ही होगा इसका, एक सेकंड, हाँ आंसर तो सही है, बट हाँ, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, आरती डेट बता सकती हो? इंडियन 2015। 2015। ठीक है, हाँ, और ये स्टार्टिंग ये सबसे पहले आया था 1997 में, ये 2015 पर आई है इसका डेट, आरती हाँ 2015 पर आई है, पक्का श्योर हो तुम?
हाँ, ये वही है ना कि ओशियन रिम कंट्रीज जो है म्यूचुअल सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आया था, कोलैबोरेट करने के लिए। हाँ वो तो इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन जो है ये रीजनल कॉर्पोरेशन, ये एक रीजनल कॉर्पोरेशन है। तो हाँ ये तो वही है, बट इसका इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हारा, मैं मुझे जहाँ तक याद है मेरे एनालिसिस पे भी 1997 में लिखा हुआ है, 2015 तो नहीं मैं पढ़ाई हूँ। हाँ बाद में इसका पहला डायलॉग हुआ था तुम्हारा 2014-15 में, बट स्टैब्लिश 1997 है। मतलब मैं पुराना वाला ही मेरा ये में लिखा था एनालिसिस पे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश तो 1997 ही है इसका, तो मुझे पूरा याद है। और मैं इसका एनालिसिस भी की थी तो 1997 ही इसका एनालिसिस करके मैं लिखी। ठीक है, और तो इसका से वही याद करना 1997 स्टैब्लिश किया गया था। मुझे एक बार तुम दिखाना तो कहाँ पे मैं 2015 लिखी हूँ। इसका ये हो सकता है, मैं बता रही हूँ कि 2015 किस पर्सपेक्टिव से होगा। हाँ 2015 में कोई एंगल से नहीं की होंगी, क्योंकि मुझे भी पूरा याद है कि 1997 की, और ये सागर पंचायत से जुड़ी हुई है। ठीक है, रीजन के बीच में कॉपरेशन करना है, इसका तो फीचर से ही था, बट एक बार मुझे दिखाना आरसी। ठीक है, मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से गलती है। बाकी इसका तुम याद कर लो, डेट 1997 है। इंडिया रीम एसोसिएशन IORA जो है ये 2000 और 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये सागर पंचायत से जुड़ी हुई। फिर उसके बाद मैं देखूंगी ना कि आखिर किस बेसिस पे मैं वहां पे की थी। ठीक है, हाँ ठीक है। इससे क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 में स्टीफन कोहेन, हाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ऑप्शन 2 ही होगा कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जर्वर वेरियस फॉर्म ऑफ द नेहरूइज्म, ब्रिटेन नेहरूइज्म, क्लासिकल नेहरूइज्म, पोस्ट कोल्ड वार नेहरूइज्म। इसने ऑब्जर्व किया कि नेहरूइज्म के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे फॉर्म है। तो ये तुम्हारा स्टेफन कोहान जो है वो इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि नेहरूइज्म का बहुत सारा टाइप है। एक तो नेहरूइज्म का मिलिटेंट नेहरूइज्म मिलेगा, क्लासिकल नेहरू नेहरू विजनिज्म मिलेगा, पोस्ट कोल्ड वार नेहरूइज्म मिलेगा तुमको। तो ये बोलते हैं स्टेफन कोहान। द वार ऑफ मेन रोड ये मैं पढ़ाऊंगी, ये किसका बताओ, द वार ऑफ ग्राम से बचा हुआ तुमने कल ग्राम आना हरण, हाँ आना हरण ग्राम सी, ये लोग तो अभी बचे ही हुए हैं, कहाँ पूरा हुआ है। देखती हूँ आगे सारे क्लास में कंप्लीट करके। न्यू रियलिज्म तुम लोगों को पढ़ाई हुआ, आंसर बता दो। इंटरनेशनल एक मिनट, ABC डी क्यों नहीं होगा। सिक्योरिटी डायलेमा बोलता है कि मिलिट्री विक्टिम ऑफेंसिव रियल, सिक्योरिटी डायलेमा डिफेंसिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गलत हुआ है ना, इसलिए ये गलत हुआ। Why is there is no international theory, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। रॉबर्ट कॉक्स। ठीक से बोलो आरती, मार्टिन वाइट। हाँ मार्टिन वाइट। देयर इज why is there is no international theory। इसके बाद जो क्वेश्चन उसका आंसर बता। The function of the science describe philosophy to explain, therefore philosophy is called the science of science। साइंस एंड साइंस जहाँ भी आएगा तो बस एक ही आंसर आदमी का नाम देना, मैं उसको बता देती हूँ। हाँ एमिन रॉ, जहाँ पे साइंस वगैरह का, जहाँ पे साइंस वाला कोटेशन आएगा लिखा हुआ, उसका आंसर एमिन रॉ होगा। ठीक है, ये बताओ यूनिवर्सल हिस्टोरी को रिजेक्ट कौन करता है। ये तुमको पता होगा, लक्ष्मी को नहीं पता होगा। बोलो आरसी। ब्लैक फेमिनिज्म। बिल्कुल, ब्लैक फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट देती है, इसका नाम था यूनिवर्सल सिस्टरहुड। यूनिवर्सल सिस्टरहुड का मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी वीमेन है सारी की प्रॉब्लम सेम है। वर्ल्ड में जितनी भी वीमेन है सब एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रही है।
दुनिया में जितनी भी वीमेन है सारा एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इसके बाद आता है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म आती है और ब्लैक फेमिनिज्म जो है वो सिस्टरहुड को रिजेक्ट करती है। यूनिवर्सल सिस्टरहुड वुड को क्या करती है, रिजेक्ट करती है। क्यों रिजेक्ट करती है? क्योंकि ये बोल रही कि ब्लैक फेमिनिज्म बोल रहे कि आप लोगों का साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों को कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। ब्लैक हम लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो फिर कैसे हुआ सेम, कैसे हुआ यूनिवर्सल, कैसे हुआ सबका प्रॉब्लम सेम? तो इसलिए ब्लैक फेमिनिज्म यूनिवर्सल सिस्टरहुड को रिजेक्ट करती है। चलो बताओ 34 नंबर क्वेश्चन। वर्ड्स किसी किसी जुड़े हुए हैं। अभी मैं पढ़ाई हूँ उस दिन, तो लक्ष्मी तुम भी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल, वेल ऑफ इग्नोरेंस हो जाएगा। हाँ, वेल ऑफ इग्नोरेंस हो जाएगा तुम्हारा, प्राइमरी सोशल गुड हो जाएगा तुम्हारा, और डी हो, ये सी हो जाएगा प्योर जस्टिस प्रोसीजर। जॉनिस्ट मूवमेंट एंड जॉनियस कांग्रेस किसे जुड़ा है? 2 नंबर। हाँ, हिदरो हर्जिस। ऐसा बहुत क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। पोस्ट कॉलोनियलिज्म फेमिनिज्म के बारे में बोलो। अभी तो मैं पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक, जब मैं इंडियन पॉलिटिकल ये जब आइडियोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पढ़ाऊंगी। पोस्ट कॉलोनियलिज्म किस चीज़ से जुड़ा? पहले तुम पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के बारे में बताओ कि पोस्ट कॉलोनियल किस चीज़ की स्टडी करती है, बस उसमें फेमिनिज्म ऐड कर देना। पोस्ट कॉलोनियल ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, तुम्हारा आंसर सही था। पोस्ट कॉलोनियलिज्म किस किस चीज़ का स्टडी करता है तुम्हारा, कि जैसे कि आंसर 4 सही बोली, ए बी डी सही बोली, ए बी सी ना सही है। बोले कि ये लोग नॉट बिटवीन मैन एंड वीमेन, ये लोग मैन और वीमेन की स्टडी नहीं करते हैं कि मैन और वीमेन को इक्वल राइट देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग ये चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो वीमेन है वो डिफरेंट पार्ट है वर्ल्ड में। जैसे कि इंडिया की वीमेन की प्रॉब्लम अलग है, ठीक है, तो इनको अलग, ये अलग चीज़ को फेस कर रहे हैं, अफ्रीका की वुमेन अलग चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, पूरा वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का स्टडी कर रहे हैं, और तब बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, तो इनकी इम्पोर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग होगी, और इनके साथ जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन है, इनके साथ जो मार्जिनलाइज किया जा रहा है तो अलग है। जैसे कि इंडिया वीमेन को तुम देखोगे तो किस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पेट्रियार्की चलता है यहाँ पे बहुत सारा, फिर उसके बाद डॉरी वगैरह, है ना, इन सबको लेके फिर दलित वीमेन उस टाइम था, तो इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चलता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर तुम देखोगी तो वीमेन के साथ क्या मार्जिनलाइजेशन किया जाता है। साउथ अफ्रीका अलग कल्चर, अलग जोग्राफिकल लोकेशन, अलग एथनिसिटी, अलग कल्चर, तो साउथ अफ्रीका की वीमेन के साथ क्या होता है, उनके साथ होता है रासिज्म, ठीक है। और यूएस के वुमेन के साथ देखो तो अलग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मिडिल ईस्ट के वुमेन के साथ देखो अलग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वही बात बोला कि जो मार्जिनलाइजेशन वुमेन है ना, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनकी इंपोर्टेशन अलग अलग है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, उनकी एथनिसिटी की वजह से, उनकी कल्चर की वजह से अलग अलग है। इसकी स्टडी करती है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का जो सिचुएशन है वो हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ द कॉलोनियलिज्म, वो नॉलेज वहीं से लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इस कल्चर को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, पॉलिटिकल ऑपरेशन को लेके, ये सब को लेके स्टडी करती है कि देखो भाई इसने इस तरह हम लोगों को डोमिनेट किया, इस तरह फिर से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऐसे वैसे करके बताते हैं। क्या ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है? बिल्कुल, देयर इज द यूनिवर्सल अप्रोच टू अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेट विमेन। एक मिनट, 46 है ना, हाँ ए बी सी आंसर होगा, ये नहीं गलत है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट ऑफ विमेन, ये विमेन के सबऑर्डिनेट को बताते हैं? नहीं, ये विमेन के तो नहीं, इंफीरियर, वही सबऑर्डिनेट, सॉरी हाँ, ये अलग चीज है, ये यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है। अलग अलग पीरियड के अलग अलग बारे में बोल रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्या यूनिवर्सल स्टडी करिए, नहीं, यूनिवर्सल अप्रोच तो रेडिकल वाले यूज करते हैं। ये तो बोले कि अलग एथनिसिटी, अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन और अलग कल्चर में तुमको अलग प्रॉब्लम मिलेगा विमेन का, ठीक है। इनका यूनिवर्सल नहीं है, इनका तो अलग अलग है स्टडी। जिस इलाका में जाइएगा आपको कोई डिफरेंट प्रॉब्लम मिलेगा। वुमेन की जो सबऑर्डिनेट की अंडरस्टैंडिंग है ना, क्या यूनिवर्सल अप्रोच बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये तो रेडिकल वाला बोलते हैं, यूनिवर्सल सिस्टरहुड, यूनिवर्सल अप्रोच, जितने भी विमेन है सबको प्रॉब्लम सेम है। ये बोले विमेन का साथ जो सबऑर्डिनेट किया जाता है उसको वो समझाते हैं कि यूनिवर्सल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, कल्चर, एथनिसिटी है, और रिफ्लेशन की वजह से उनके साथ जो मार्जिनलाइजेशन किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है। क्या तो इसलिए ये गलत है। अगर डिफरेंट दिखाएंगे, डिफरेंट अप्रोच यूज करते तो ये सही हो जाता। ठीक है, डी द पोस्ट colonial feminism is exclusively different from the other variant of from other variant of feminism। तो ये भी गलत है, ऐसा बात तो वही बोल रही है, मार्जिनलाइजेशन के ही बारे में बोल रही है, सब तो विमेन के सपोर्ट में ही बोल रही है। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा ई भी गलत है, सिर्फ ए बी सी होगा सही। अच्छा बता दो, ये तो तुम लोगों को पढ़ा हुआ है, चेस्टर बर्नार्ड क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा? कम्युनिकेशन। उस दिन पढ़ाई थी, क्या क्या होगा, विल या हाँ विल या पर्पस, कम्युनिकेशन, और बोलो क्या होगा, विल, पर्पस, कम्युनिकेशन, एम, ये सब बोले। 38 को बताओ, 38 को। ऑप्शन 1। हाँ, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफेंड करना कंट्री के बॉर्डर को एज ए डिफाइंड बाय द लॉ एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है कि अपने कंट्री के बॉर्डर को लॉ के अकॉर्डिंग अपने डिफाइन करना। जैसे तुम्हें चाइना बोलती है कि ये मेरा पार्ट है, इंडिया बोलता नहीं, मेरे मैप में इतना पार्ट है, तो वो सब प्रोटेक्शन देना। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सिक्योरिटी को परस्यू करना। हाँ, स्ट्रैटेजिक डायलॉग करना मेजर पावर के साथ, पार्टनर के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड, एकदम सही बात भी है। इंडिया क्या करती है? तुम्हारे चाइना के साथ भी देखना, तुम डायलॉग करती है, सबके साथ डायलॉग करती है, मेजर कंट्रीज, मेजर मेजर पावर के साथ। क्यों? स्ट्रैटेजिक के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस के साथ कर रही है ना, जापान के साथ कर रही है। सम विदिन रिलेटेड विच आर द फ्लोइंग मोमेंट। 39। ऑप्शन 3 लिटरेसी मूवमेंट। नहीं यार, विमेन इन्फॉर्मिंग मोमेंट है ना। ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक बोली, सॉरी, ठीक बोली, ठीक। दलित फेमिनिस्ट लिटरेसी मूवमेंट, सही है। इसमें याद कर लेना, संवैधानिक मूवमेंट किससे रिलेटेड है? लक्ष्मी, दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट which of the who refer to the new economic policy in 1990 tipping point of transformation। tipping point of transformation किसने बोला कि 1991 में? नहीं, अतुल कौल ही नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, राहुल मुखर्जी बोलते हैं कि इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, तो एक टिपिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एक न्यू इंडिया की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, वहाँ पे एक नया चेंज, टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बहुत ही एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। ये राहुल मुखर्जी बोलते हैं। ठीक है, आंसर बी होगा। तो देखो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन में यहीं तक रखेंगे, फिर मैं कल